चलिए धातुओं को यानी मेटल्स को उनकी अभिक्रियाशीलता के रिएक्टिविटी के हिसाब से रैंक करना जारी रखते हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय से सबसे कम सक्रिय धातु तक। इसके लिए इस वीडियो में हम धातुओं की तनु अम्ल के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे और ये देखते हुए कि वे कितनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं हम उन्हें इस खास क्रम में रैंक करेंगे। तो आम तौर पर जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और इसके साथ ही धातु का लवण यानी सॉल्ट बनता है। उदाहरण के लिए अगर हम जिंक धातु लें और उसकी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया कराएं तो यहाँ जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जिससे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनेगा। तो चलिए इस समीकरण को संतुलित भी कर लेते हैं। इसके साथ ही हमें थोड़ी ऊष्मा यानी हीट निकलती हुई महसूस होगी। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। अब चलिए इसी चीज़ को एक प्रयोग से देखते हैं। यहाँ टेस्ट ट्यूब में हमारे पास डाइल्यूटेड HCl है और हम इसमें जिंक धातु डालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने जिंक डाला कुछ बुलबुले निकलने लगे। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन गैस घोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और इसलिए बुलबुले बन रहे हैं और इसके साथ ही ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। हम महसूस कर सकते हैं कि ऊष्मा की वजह से टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है। तो जब कोई धातु डाइल्यूटेड एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं और टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। अब इन दो ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई धातु ज़्यादा सक्रिय है या कम। देखिए, अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ज़्यादा निकल रहे हैं या ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो निश्चित रूप से अभिक्रिया करने वाली धातु ज़्यादा सक्रिय होगी, जबकि अगर निकलने वाली हाइड्रोजन गैस की मात्रा कम है और उत्पन्न होने वाली ऊष्मा भी कम है तो उस स्थिति में धातु कम सक्रिय होगी। तो चलिए अलग अलग धातुओं के साथ ये प्रयोग करते हैं। इस बार हम मैग्नीशियम की डाइल्यूटेड HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो इस मामले में भी उत्पाद लगभग वही होने वाले हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा जो कि धातु का लवण है और इसके साथ बहुत सारी ऊष्मा भी निकलेगी। तो चलिए एक असली प्रयोग में इस अभिक्रिया को देखते हैं। तो यहाँ हम डाइल्यूटेड HCl के घोल में मैग्नीशियम का रिबन डालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार बुलबुलों की मात्रा जिंक के मामले में जो हमने देखा था उससे कहीं ज़्यादा है। आप तुलना कर सकते हैं और हम आपको ये भी बता सकते हैं कि यहाँ उत्पन्न होने वाली ऊष्मा भी बहुत अधिक है। हम महसूस कर सकते हैं कि जिंक की तुलना में मैग्नीशियम के मामले में टेस्ट ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा सक्रिय है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा सक्रिय है। अब हम एल्यूमिनियम, लोहा यानी आयरन और कॉपर जैसी अलग अलग धातुओं के लिए भी ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं और उन सभी को एक क्रम में रैंक कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बुलबुले मैग्नीशियम के मामले में निकलते हैं, फिर एल्यूमिनियम के मामले में और फिर आता है जिंक, फिर आता है लोहा। लोहे के मामले में सबसे कम बुलबुले निकलते हैं और अगर आप यही प्रयोग कॉपर के साथ करें, तांबे के साथ करें तो आपको कोई बुलबुले दिखाई ही नहीं देंगे। कॉपर डाइल्यूटेड HCl के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता, तो हम कॉपर को सबसे अंत में रख सकते हैं। अब इस नई जानकारी के साथ चलिए धातुओं की अपनी पुरानी रैंकिंग को अपडेट करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने धातुओं की पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई थी और वो कितनी तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं इसके आधार पर हमने उन्हें कुछ इस तरह से रैंक किया था। लेकिन इस रैंकिंग लिस्ट के साथ एक समस्या थी। ये बहुत विस्तृत नहीं थी, डिटेल नहीं थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक वो सभी एक साथ एक ही रैंक पर रखे हैं, जबकि यहाँ कॉपर और लेड वो भी एक ही रैंक पर एक साथ हैं। हमें पक्का नहीं पता कि इनके बीच कौन ज़्यादा सक्रिय है। तो चलिए अपनी इस नई जानकारी के साथ इस लिस्ट को अपडेट करते हैं और जो हमें पता चला है वो ये है कि एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा सक्रिय है और जिंक लोहे से ज़्यादा सक्रिय है। तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमें ये मिलेगा। अब ये लिस्ट काफ़ी डिटेल लग रही है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कॉपर और लेड में कौन ज़्यादा सक्रिय है। तो इसके लिए हमें कुछ और अभिक्रियाएं करनी होंगी जो हम बाद के वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है।
अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दें। तो पहली बात तो ये कि सोडियम और पोटाशियम की एसिड के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया कभी ना कराएं, क्योंकि देखिए ये धातुएं बहुत सक्रिय होती हैं, ये ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया करती हैं, है ना। तो अगर आप उनकी एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह अभिक्रिया बहुत खतरनाक हो सकती है, यहाँ तक कि विस्फोट भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। अब दूसरी बात ये कि हमने आपको बताया था कि जब धातुएं अम्ल के साथ, एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड HNO3 के लिए ये सच नहीं है। जब धातुएं नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, और ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ इस मामले में नाइट्रिक एसिड बनने वाली हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है, उसमें ऑक्सीजन जोड़ देता है, जिसकी वजह से अंत में हमें हाइड्रोजन की जगह पानी मिलता है। केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज ही ऐसी दो धातुएं हैं जो HNO3 के बहुत ही तनु रूप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अब चलिए वीडियो का सारांश देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है, और इसके आधार पर हमने कुछ धातुओं के साथ प्रयोग किया और हमने उन्हें उनकी सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित किया। हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा कि इन खाली स्थानों में क्या आएगा, और अगर नहीं याद है तो चिंता मत करिए, बस वापस जाइए और वीडियो को दोबारा देख लीजिए।